हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 में कारा एवं सुधार विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपि के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, यहाँ पे कारा एवं सुधार विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपि के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए उन सभी का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, अर्थात यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया गया है कि कब उन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। साथ ही यहाँ पे ए टू जेड जो डॉक्यूमेंट लिस्ट बताया गया उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बिहार सरकार के कारा एवं सुधार सेवा के अंतर्गत यानी गृह विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया। कल मैंने जो बताया था वायरल में मात्र 2 पेज का था, लेकिन इसमें पूरा डिटेल्स है, अर्थात ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया गया है और इसमें पूरा डिटेल्स दिया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना, क्या क्या करना है, इन सभी बातों के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के आधार पर निम्न वर्गीय लिपि के पद पर नियुक्ति होते अनुशंसित अभ्यर्थियों के पर शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच एवं पूर्ववत सत्यापन दिनांक 23 अगस्त को 10 बजे पूर्वाह्न में कारा एवं सुधार सेवालय निरीक्षणालय गृह विभाग पुराना सचिवालय पटना में किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो कारा एवं सुधार विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपि के पद पर जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अर्थात विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक बार आप लोग का बीएसएससी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, अब यहाँ पे विभागीय स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो 23 अगस्त को दिन निर्धारित किया गया है। कहाँ पे, तो इसका देख लीजिए, कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय गृह विभाग पुराना सचिवालय पटना में किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बुलाए हैं जितने भी अभ्यर्थियों का नाम दिया है इन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 अगस्त को पटना में जाकर कराना है, जो यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नाम दिया गया, उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम दिया गया, रोल नंबर दिया गया, डेट ऑफ बर्थ दिया गया, होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, अर्थात इनका गृह जिला कहाँ है। अभी इन लोग का पोस्टिंग कहाँ होगा इसके बारे में यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में इन लोगों का लिस्ट निकलेगा, तब जाके यहाँ पे पोस्टिंग जिला का नोटिस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 पेज कल मैंने बताया था, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं था। अब आज की इस वीडियो में देख लीजिए पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उसकी 6 प्रति की 2-2 स्व अभिप्रमाणित प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट लिस्ट मैं आगे बताने वाला हूँ इन सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जी हाँ, यहाँ पे सारे का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ ही उसकी 6 प्रति अर्थात उसकी 2-2 फोटो कॉपी कराकर और नीचे सेल्फ अटेस्टेड करके सिग्नेचर कर लेना और डेट चढ़ाना है। डेट उसी दिन का चढ़ाएंगे जिस दिन वहाँ पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी जाकर सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, सिर्फ फोटो कॉपी 2-2 कराकर और लेकर जाएंगे। और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो देख लीजिए। सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया है। अर्थात यहाँ पे देखिए, आपने इंटर तक का जो सर्टिफिकेट दिया होगा या उससे अधिक का अगर आपने वहाँ पे आवेदन करते वक्त दिया होगा तो सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल एवं उसकी 2-2 फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है और फोटो कॉपी जो होगा उस पर नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन तक का दिया तो आपको ग्रेजुएशन तक का लेकर जाना है। अगर आपने इंटर तक का दिया तो इंटर तक का ही ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर नियोजित हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर आपका पहले से कहीं भी जॉब है तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट, अर्थात उस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, यानी उससे संबंधित निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए, यह बेसिकली क्या होता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होता है। उसके बाद बिहार राज्य की नौकरी के लिए नियमित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। यहाँ पे क्रीमी लेयर किसको देना है, यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है उनको एनसीएल अर्थात नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, अर्थात आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग कोटि से हैं तो उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र ले जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, अर्थात यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो एडमिट कार्ड मिला है उसको यहाँ पे ओरिजिनल साथ ही 2-2 फोटो कॉपी लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन विहित प्रपत्र 2 मूल प्रतियों में विहित प्रपत्र सत्यापन समान प्रशासन विभाग पटना के वेबसाइट पर उपलब्ध है। अर्थात इसके बारे में मैं नीचे में बताने वाला हूँ, वहाँ पे आपको 2 मूल प्रतियों में ले जाना है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे पूर्व से चरित्र एवं पूर्व सत्यापन प्रपत्र के बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज का 4 फोटोग्राफ जैसा कि मूल आवेदन पत्र पर चिपकाया गया है। अर्थात यहाँ पे जो आपके एडमिट कार्ड पर फोटो है उसके जैसा 4 फोटो, ऐसे फोटो अधिक रखेंगे जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है 4। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय के शपथ पत्र के सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है। ठीक है,
अर्थात यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी अर्थात एसडीएम द्वारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनवाना, इसके बारे में नीचे लिस्ट दिया गया है, उसको मैं बताऊँगा कौन-सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। फिर यहाँ पे आता है एक फ़ोटो, एक पहचान पत्र या था आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई भी एक, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट आपके लिए आधार कार्ड रहेगा। उसके बाद अधिकतम उम्र में छूट संबंधी दावा, अगर कोई यहाँ पे अधिकतम उम्र में छूट माँगते हैं, तो उनको उससे संबंधित आपको प्रमाण पत्र ले जाना होगा। अर्थात यहाँ पे कोई भी भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा, मतलब जाने के लिए यहाँ पे कोई भी भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा। उसके बाद निर्धारित तिथि या समय पर उपस्थित नहीं होने पर समझा जाएगा कि आप इस नियुक्ति में रुचि नहीं रखते हैं और तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अर्थात यहाँ पे अगर आप नहीं जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए उस दिन ज़रूर जाएँ। उसके बाद यहाँ पे दिया जाए जाँच में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत कोरोना संबंधी सभी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अर्थात यहाँ पे देखिए सत्यापन प्रपत्र का प्रारूप और पत्र का जो प्रारूप होगा उसमें यानी सरकार की कोरोना गाइडलाइन, आप लोग वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी ले लेंगे और साथ ही यहाँ पे मास्क लेकर जाएँगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 26 जुलाई को यह लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं पटना द्वारा सहायक कारा महानिदेशक कार्यालय सुधार सेवाएँ बिहार पटना द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे तो यहाँ पे सत्यापन प्रपत्र दिया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको इसका फ़ोटो चिपकाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेतावनी दिया गया है कि कैसे-कैसे भरना है इसके बारे में, और नीचे में भरना है, यहाँ पे नहीं भरना है। यहाँ पे देखिए इस सत्यापन पत्र में कोई भी मतलब तथ्य नहीं छुपाना है, जो सही है उसको भरना है। गलत भरते हैं तो बाद में नौकरी से अनुपयुक्त किया जा सकता है, अर्थात अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर आपको कभी भी यहाँ पे हवालात में अर्थात जेल में भेजा गया हो या आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का मामला दर्ज हुआ है या किसी भी तरह का दंड लगाया मतलब दंडित किया गया है, तो उससे संबंधित यहाँ पे सत्यापन प्रपत्र में सही-सही जानकारी देना है, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे बाद में माना जाए कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है, उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई भी गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती है। अर्थात यहाँ पे गलत भरेंगे तो कभी भी पता चलेगा, तो आपकी नौकरी समाप्त की जा सकती है, इसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाम पूरा डिटेल्स भरने के लिए, उसके वर्तमान पूरा नाम अर्थात गाँव, जिला, मकान संख्या इसके बारे में है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे घर का पूरा पता अर्थात गाँव, मोहल्ला का पूरा डिटेल्स है। उसके बाद गत 5 वर्षों के दौरान आप जहाँ-जहाँ रहे उसके बारे में, यहाँ पे अगर पाकिस्तान में भी रहे तो उससे संबंधित भी डिटेल्स आपको देना है। अब यहाँ पे देखिए कब से कब तक कहाँ आवास का पता रहे, ठीक है? यहाँ पे आपको डालना है कब से कब तक, ठीक है? उसके बाद जिला मुख्यालय कहाँ पे रहे, उसके जिला मुख्यालय का नाम डालना है। अब यहाँ पे आता है अपने पारिवारिक डिटेल्स के बारे में, माता-पिता, भाई-बहन के बारे में उल्लेख करने के बारे में, ठीक है? यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे की तरफ में उस पुत्र-पुत्री के बारे में, मतलब घर के पारिवारिक स्थिति के विवरण में देना है, ठीक है? और जिस देश में रह रहा है उसके पता यहाँ पे पूरा अपना इंडिया रह रहा है तो इंडिया अलग रह रहा है, तो उससे संबंधित अलग देना है। उसके बाद यहाँ पर दिया रहा है जन्म तिथि लिखने के बारे में, फिर वर्तमान आयु, ठीक है? और मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु के बारे में यहाँ पे, अर्थात उसमें जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपने जो जन्म तिथि चढ़ाई है उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जिले व राज्य के नाम सहित जन्म स्थान का उल्लेख करना है, अर्थात यहाँ पे देख सकते हैं तीनों में आपको भर देना है। उसके बाद धर्म, जाति, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो उससे संबंधित यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करें एवं शैक्षणिक योग्यता लिखें। अर्थात देखिए सबसे पहले यहाँ पे पूरे पते सहित स्कूल या कॉलेज के नाम, अर्थात यहाँ पे आपको क्या करना है, स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है और स्कूल कॉलेज में प्रवेश की तारीख लिखना है, अर्थात यहाँ पे वर्ष भी लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे 2013 में है तो 2013 लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज छोड़ने की, तो यहाँ पे मान लीजिए 2015 हो रहा है तो 15, ये ज़रूरी नहीं है। आप लोग का फॉर्म 2014 से है तो सारा डिटेल्स यहाँ पे 2014 से पहले का होगा। उसका कौन सी परीक्षा पास की है, मैट्रिक, इंटर जो भी किया है उसको यहाँ पे उल्लेख करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है अगर आप कहीं भी पहले से जॉब कर रहे हैं तो उससे संबंधित डिटेल्स, अर्थात किस अवधि से किस अवधि तक आपने जॉब किया है, किस पद पर जॉब किया है, ठीक है? और उस जॉब का पूरा नाम, उसका पूर्व में छोड़ने का कारण क्या है, उसका उल्लेख करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे निकाय के बारे में, मतलब यहाँ पे कुछ गाइडलाइन इसके बारे में दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे दिया जा रहा है किसी भी तरह का अगर आपके ऊपर कार्रवाई हुआ है, उससे संबंधित सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में यानी इसमें सब कुछ भरना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, अगर गिरफ्तार किया गया है तो हाँ करेंगे और इससे संबंधित आपको सबूत भी देना होगा, ठीक है? और नहीं किया गया तो नहीं सिलेक्ट करेंगे। क्या कभी आप पर मुकदमा चला है? अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चला है तो उससे संबंधित आपको प्रूफ लेकर जाना होगा, ये नहीं कि सिर्फ कहने से होता है, ठीक है? और नहीं चला है तो नहीं सिलेक्ट करेंगे और कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपको कभी हिरासत में रखा गया है, हाँ या नहीं में, ये आपको पता होगा कि आपको कभी हिरासत में रखा गया है या नहीं, सारा कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे और डिटेल्स आप अपने अनुसार भर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे इसी तरह से है। उसके बाद यहाँ पे क्या कभी किसी विधि न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है, अर्थात कोई न्यायालय ने आपको किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया है। अब यहाँ पे पुलिस का है ना, ठीक है? इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कार्रवाई से पूछा जा रहा है। क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका अथवा बहिष्कृत किया है, ठीक है? इसमें हाँ होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं। क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग ने आपको अपनी किसी परीक्षा या चयन से आपको बहिष्कृत या अयोग्य घोषित किया है, ठीक है? हाँ या नहीं? अगर आपको कहीं से हटाया गया, ये नहीं कि फेल हुए तो लिख देना है, नहीं। यहाँ पे फेल हुए तो उससे मतलब नहीं है। अगर आपको किसी तरह के गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया या वहाँ से निकाल कर भगाया गया है, ठीक है? किसी न किसी उल्लंघन में, तभी यहाँ पे हाँ करना है। ये नहीं कि परीक्षा में फेल कर गए तो हाँ कर देना है, ऐसा नहीं। यहाँ पे ना करेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्या, या सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि
न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है, अगर मुकदमा लंबित है तो हाँ करेंगे और सबूत लेकर जाएँगे, नहीं है तो सीधा न नहीं कर देंगे, ठीक है? उसके बाद और सारे यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया है कि इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है, कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें, प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर दें हाँ अथवा नहीं, जैसा भी मामला हो स्पष्ट कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे आता है, अपने क्षेत्र के ऐसे 2 व्यक्तियों का नाम लिखिए जो आपको अच्छी तरीके से जानता हो, ठीक है? हो सकता है कभी पूछताछ किया जाए उनसे आपके बारे में, तो वो बताएँ ताकि आपके बारे में उनको जानकारी हो। लेकिन यहाँ पे पूछताछ नहीं होता है, आप अपने किसी खास परिचित व्यक्ति को अपने आस-पास के 2 व्यक्ति का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है, नीचे की तरफ देखेंगे, सत्यनिष्ठा से संबंधित घोषणा, अर्थात यहाँ पे घोषणा करने के यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना होगा। तारीख उसी दिन का जिस दिन काउंसलिंग हुआ था 23 अगस्त का, और स्थान जहाँ पे सिग्नेचर करेंगे वहीं पे चढ़ा देंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आता है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पे आपको नहीं भरना है, ये सब कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, नीचे में कहा जा रहा है। अब यहाँ पे आता है एक सब डिविजनल कोड। मैंने ऊपर में बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा लेटर बनवाना है, तो सबसे पहले आप अनुमंडल पदाधिकारी से लेटर बनवाने का प्रयास करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं बनता, अगर समय लगता है, बन जाए तो बहुत जल्दी अच्छा है, बनवा लेंगे, ठीक है? लेकिन आप लोगों के पास अभी पर्याप्त समय है, अनुमंडल पदाधिकारी से बनवा लेंगे। और नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोटरी वाला जो वकील होता है ना, आप अपने जिला स्तर या अनुमंडल स्तर पर जो भी नोटरी वाला वकील होता है, उनसे बनवाएँगे। जी हाँ, ध्यान देंगे, नोटरी वाला वकील से ही बनवाएँगे, दूसरे से बनवाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नोटरी वाला वकील होता है ना, उसका वैल्यू ज़्यादा रुपया नहीं लगता है, क्या 300 से 400 रुपये लगे, कहीं-कहीं थोड़ा अधिक लग सकता है, कहीं-कहीं थोड़ा कम भी लगेगा, ठीक है? और उसके जाके बनवा लेंगे। लेकिन एसडीएम से बनवाएँगे तो सबसे कार्यपालक जो अनुमंडल पदाधिकारी होता है, उससे बनवाएँगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? तो इसको क्या करना है, इसमें भरना कैसे है, तो इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप नोटरी वाला वकील के पास जाएँगे ना, तो भरने के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि ए टू जेड वहीं भरेंगे। आपको भरने से संबंधित आपसे डिटेल्स पूछेंगे, आप उनको डिटेल्स बताएँगे, वो भरेंगे और सब कुछ वहाँ पर नोटरी के पर मोहर-वोहर, सिग्नेचर-विग्नेचर जो भी करना है, वो सब कुछ कर देंगे। तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रहा कारा एवं सुधार विभाग के अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित हुए सारे अभ्यर्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।